रिकॉर्डिंग पे लगा दे, मुझे बता दे, फिर स्टार्ट करता हूँ फिर। लगा दिया रिकॉर्डिंग पे, स्टार्ट कर दें। चलो सही है। अच्छा यार, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार ये कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना, बेसिकली जो रिसर्चिंग का सब्जेक्ट होता है ना, ये प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट होता है और हम इसको थ्योरी वाइज एज अ नॉलेज के लिए जस्ट पढ़ रहे हैं। मतलब इसमें एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। इसमें जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसका होता है ना, बच्चे कह रहे थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट दें। कॉन्सेप्ट आप लोगों को तभी मिल सकते हैं कि जब आप प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे प्रैक्टिकल टाइप में। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और अगर हम इसको प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तब हमें इसकी प्रॉपर समझ आएगी। बेशक अगर आप जितने मर्जी कॉन्सेप्ट ले लें, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही नहीं तब तक होने जब तक आप तो प्रैक्टिकली इसका काम नहीं करेंगे, क्योंकि है ये प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर ये सब्जेक्ट, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है ही नहीं चीज़ें, ठीक है। इसलिए सर ने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस ही नहीं किया। सर ने हमें भी यही चीज़ बताई थी कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि रिसर्च होती है प्रैक्टिकल, तो इसमें ज़्यादा कोशिश यही होती है, प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ता है आप लोगों को। उसके बाद ही फिर आप लोग कुछ रिपोर्ट वगैरह अपने बनाते हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। दो यार हमारे पास चैप्टर हैं, तो इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं मैं बताऊंगा, आप लोगों को इतना गाइड कर दूंगा कि पेपर के हवाले से कि आप लोग पेपर अच्छा अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। मतलब मेरे माइंड में जो चीज़ें हैं, और तो उस हवाले से ऐसा गाइड कर दूंगा कि पेपर में आप लोग अच्छी अटेंशन दे सकेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 और 3 इंक्लूड है हमारे पास, इसको मैं पढ़ा कर देता हूँ, वेट करो ज़रा। वैसे यहाँ ने भी स्लाइड शेयर की हैं, वो बनी हुई है वैसे, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ से आप लोग कर लो, यहाँ से आप लोगों को बेस्ट लगे, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये स्लाइड सही शेयर हो रही है मेरी, नबील? हाँ ठीक है। चलो सही है। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम इसको। राम बाबू इसके अंदर स्टार्ट में ना रिसर्च की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये सिंपल आप लोगों ने रीड कर लेनी है। मैं बता देता हूँ। रिसर्च ये होता है कि जो आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आते हैं कि तो आप उस चीज़ का सोल्यूशन निकालते हैं, कोई स्टडी करके प्रॉपर स्टडी करके या एनालिसिस वगैरह करके ना, उसके लिए उसको बोलते हैं क्या नाम है, रिसर्च, ठीक है। आगे इसकी साइंटिफिक रिसर्च लिखी हुई है। साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है कि आप लोगों ने प्रॉपर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको लिए डाटा गैदर करना है, एनालाइज करना है, फिर उसकी कंक्लूजन निकालनी है। ये आगे इसका फर्दर डिस्कस का होगा, ये तो वैसे लिखा हुआ है। यहाँ से हमारा जो बेसिक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना चैप्टर 2 में, वो है हॉल मार्क्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। इसके 8 मेथड्स हैं, 8 मेथड्स हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि 15 नंबर का कल के पेपर के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ये पेपर में आ जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आ भी जाएगा, ठीक है। तो इसके 8 के 8 पॉइंट आप लोगों ने लाजमी एक्सप्लेन करने हैं, तब आपको 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से इस चैप्टर में से सिर्फ तकरीबन दो क्वेश्चन ही मोस्टली आने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मोस्ट है, तो आप लोगों ने इन्हें निशान भी लगा लें और इसको प्रिपेयर भी करना है। 8 स्टेप्स हैं इसके, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कि है क्या बेसिकली वैसे, ठीक है। जो इसमें अगर कोई कंसेप्ट होगा, पहला स्टेप है हमारे पास परपोजिवनेस, रिगर, टेस्टेबिलिटी, रेप्लिकेबिलिटी, प्रिसीजन एंड प्रिसीजन, ऑब्जेक्टिविटी, जनरलाइजेबिलिटी एंड पर्सिमोनी, ठीक है। ये ऐसे लिखे हैं सब्जेक्ट्स, तो आप लोगों ने इसको ऐसे एज इट इज याद कर लेना है। वो थोड़े थोड़े कुछ कुछ हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट है इसमें परपोजिवनेस। अब परपोजिवनेस नाम निकला है पर्पस से, ठीक है। मतलब आपका, क्योंकि हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये किस चीज़ की हम रिसर्चिंग के स्टेप्स पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके 8 स्टेप हैं। पहला है परपोजिवनेस, ठीक है। परपोजिवनेस क्या होता है? अब सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या नाम है, रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो मैनेजर ने अगर स्टार्ट किया है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास एक पर्पस होना चाहिए कि आप लोग क्यों रिसर्च कर रहे हैं, एम क्या है आपका रिसर्च करने का, ठीक है। जब तक आपके पास पर्पस नहीं होगा आपकी रिसर्च का, तब तक आप रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। कि आपके पास प्रॉपर अपने आपकी रिसर्च का पर्पस होना चाहिए। वैसे इस तरह भी क्लियर शो है आपको, ठीक है। पर इसके अंदर आपने स्टेप के अंदर ये करना है कि आपके पास प्रॉपर एक आपके पास पर्पस होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर मकसद होना चाहिए, एम होना चाहिए कि आपने रिसर्चिंग क्यों करनी है, ठीक है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा ये पर्पस है, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ अचीव करना आसान हो जाएगा कि आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट को किस तरह से
पूरा करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो रिसर्च है ना वो बेसिकली की जा रही है, मैं इसके रिसर्च का नेम बताता हूँ कि एक मैनेजर है, मैनेजर को ये टास्क दिया कि आप रिसर्च करो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर्स हैं उनकी 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 कमिटमेंट को किस तरह से इंक्रीज किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन अपने मतलब काम से सेटिस्फाई हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट को किस तरह से इंक्रीज किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से सेटिस्फाई किया जाए कि वो अपने काम से सेटिस्फाई हो और मतलब अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। सबसे पहला स्टेप उनको करना पड़ेगा, मैनेजर होगा उसको सबसे पहले पर्पस पे काम करना पड़ेगा, उसको एक डेफिनेट एम, उसके जो रिसर्च है उसका एक एम होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। अगर उसका एम और पर्पस होगा तो उसको ये पता होगा कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट के ऊपर सबसे पहले तो उसका फोकस यही होगा कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कमिटमेंट को किस तरह से इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट इंक्रीज़ होगी तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। वो अगर अगर एक मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनको सेटिस्फाई करेगा तो इससे ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जो हैं वो लेस टर्नओवर होंगे। लेस टर्नओवर से मुराद की मतलब वो प्रॉपर काम करेंगे, लेस एब्सेंटिज्म, मतलब अपने काम से ज़्यादा छुट्टी नहीं करेंगे, रेगुलरली बेस पे काम करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा परफॉर्म करेंगे, इंक्रीज परफॉर्मेंस लेवल, ठीक है। तीन चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो इससे ये होगा कि वो प्रॉपर रेगुलरली से काम करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, लेस टर्नओवर होंगे। लेस टर्नओवर से मुराद ये है कि वो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी जॉब जो उनकी होगी उसके ऊपर ही वो फुल कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पहला स्टेप है, लेस पर्पसिवनेस। इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर एम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास है रीगर। रीगर, अब रीगर क्या है? रीगर यार ये होता है कि केयरफुलनेस जिसको बोलते हैं, केयरफुलनेस मतलब आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके अंदर आपने कितनी एहतियाती के साथ काम किया है, ठीक है। कितनी मतलब मुस्तकिल मिजाजी और मतलब कितनी एहतियात के साथ कितनी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कोई काम को सर अंजाम दिया है, रीगर उसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो स्टेप्स आते हैं, थियोरेटिकल बेस और मेथडोलॉजिकल डिज़ाइन, ठीक है। मतलब आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसमें आपने कितनी केयरफुलनेस के साथ काम किया है कि आपका लेवल क्या है उसके अंदर परफॉर्मेंस का, ठीक है। तो ये भी एक डिस्टर्ब काम है वैसे। अभी इसके अंदर ना उन्होंने बताया हुआ है कि आप वो लोग एम्प्लॉयज़ की ना कमिटमेंट को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं रीगर के हवाले से। तो इसमें आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इसकी ये डेफिनेशन भी है, ये दो स्टेप्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये दोनों को दोनों एज इट इज याद कर लेने हैं आप लोगों ने, ठीक है। ये दो के दो जो स्टेप्स दिए हुए हैं ना, ये एज इट इज आप लोगों ने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। ये डेफिनेशन नीचे रीगर की दी हुई है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, और ऊपर वाला स्टेप आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है अगर एग्जाम्पल के थ्रू, तो सर ने कहा था इसलिए थोड़ी थोड़ी आप एग्जाम्पल्स भी दे दें। तो आप लोगों ने यहाँ से कोशिश करनी है कि ये नेक्स्ट उन्होंने थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है, तो आप लोग इस एक दो यहाँ रीजंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई आप लोग अगर आप ये स्टेप कर रहे हैं तो इसके अंदर अगर आप ये स्टेप कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो है आपकी इनकरेक्ट कंक्लूजन, मतलब अगर आपने एक रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसकी आपकी कंक्लूजन प्रॉपर नहीं निकल रही, इनकरेक्ट कंक्लूजन निकल रही है, तो वो किस वजह से निकल रही है, उसके अंदर ये कि जो आपके पास एम्प्लॉयज़ है ना उन्होंने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं किया उसके ऊपर, ठीक है। फर्स्ट रीज़न तो ये है आपके पास, ठीक है। दूसरी रीज़न क्या है? दूसरी रीज़न ये कि जो मैनेजर है ना, मैनेजर ने जो क्वेश्चंस दिए थे ना उसके ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, मतलब एम्प्लॉयज़ की तरफ से। तीसरा स्टेप उन्होंने बताया हुआ है कि जो आप लोगों ने मतलब स्मॉल सैंपल डिड नॉट वर्बलाइज ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मतलब इसके अंदर कोई कंसेप्ट तो नहीं है, तो वैसे ही आप लोगों ने इसको देख लेना है कि कौन सी ऐसी रीजन थी, एक से दो रीजन आप लोगों ने कर लेनी है। मतलब आप लोगों ने स्टेप को अगर डिफाइन करना है ना, सबसे पहले तो आप लोगों ने रिगर की डेफिनेशन लिख देनी है। रिगर क्या है कि मतलब केयरफुलनेस के साथ कोई इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर परफॉर्म करना, प्रॉपर एग्जैक्टिट्यूड, मतलब प्रॉपर इंस्ट्रक्शन उसकी फॉलो करते हुए आप लोगों ने कोई मतलब रिसर्च को परफॉर्म करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। इसके बाद इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें थोड़ा सा, तो आप लोगों ने ना ये वाला थोड़ा सा इधर से कोई एक दो पॉइंट्स उठा लेने हैं। आप लोगों ने पहले ये हेडिंग डाल लेनी है कि आप लोगों के पास किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, कौन सी ऐसी रीजंस हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख लेना है कि जो आपका रिजल्ट था वो इनकरेक्ट था। क्यों इनकरेक्ट था? कि आपके पास जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया। और दूसरी रीज़न ये थी कि जो मैनेजर ने जो क्वेश्चन थे वो अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाए थे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उसको ताकि इस वजह से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, ठीक है।
तो ये सिंपल एक बस कॉन्सेप्ट है, इसको मतलब ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है, एज इट इज़ आप लोगों को वैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा स्टेप है आपके पास टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी के अंदर क्या करना है, पहला स्टेप था आपके पास पर्पसनेस। सबसे पहले आपने एक डेफिनेट एम और एम बनाना है, मतलब पर्पस बनाना है कि आपने रिसर्च क्यों करनी है। दूसरा स्टेप आप लोगों के पास था कि रीगर उसके अंदर क्या है कि आपने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, केयरफुलनेस के साथ रिसर्च करनी है। तीसरा स्टेप है आपके पास टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी के अंदर अब आपने क्या करना है, कोई चीज़ को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़, जैसे हमारा जो मिशन है, मैनेजर को जो मिशन दिया गया वो यही है कि एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट को किस तरह से इंक्रीज करना है। एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रैंडम सिलेक्शन करेगा एम्प्लॉयज़ की। कुछ रैंडम एम्प्लॉयज़ को ना वो सिलेक्ट कर लेगा कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, फिर उनको वो एक काम असाइन करेगा कि वो कहेगा कि भाई इनके ऊपर ना वो एक रिसर्च करेगा, उनके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च करेगा। प्रीवियस जो उसने पहले की रिसर्च की होगी ना, उसके ऊपर वो एक रिसर्चिंग का क्राइटेरिया करेगा। फिर उसके ऊपर वो क्या करेगा, एक हाइपोथेसिस डेवलप करेगा। हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद वो बताएगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कमिटमेंट कैसे इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। उसके लिए वो एक टेस्ट करेगा जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिकली टेस्ट, ठीक है। तो इसको जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़ आप लोगों ने वैसे लिखना है, ठीक है। तो इसका मैं सिंपल आपको वैसे हल्का सा कंसेप्ट देता हूँ। टेस्टेबिलिटी के अंदर ये करना है कि आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले एम्प्लॉयज़ की रैंडम सिलेक्शन करनी है। फिर उसके बाद जो होगा वो मैनेजर क्या होगा, वो उसके ऊपर रिसर्च करेगा, ठीक है। रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा। हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद उसको आइडिया होगा कि एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट को मैं किस तरह से इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर डाटा आ जाएगा टेस्टेबिलिटी स्टेप के अंदर, ठीक है। अब टेस्टेबिलिटी करने के बाद वो क्या करेगा, आगे नेक्स्ट स्टेप में जाएगा रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिक जो वर्ड है ना, वो निकला है यार किसी चीज़ को रिपीट करना, बार बार रिपीट करते जाना, ठीक है। रिपीट करना, रिपीट से निकला है, ठीक है। रेगुलरली रिपीटेड अगेन एंड अगेन किसी काम को करना, ठीक है। रेप्लिक का मतलब ये है। अब हम लोगों ने हाइपोथेसिस निकाल लिया। हाइपोथेसिस निकालने के बाद अब वो क्या करेगा कि उस टास्क को दोबारा वो अगेन एंड अगेन क्या नाम है परफॉर्म करेगा कि क्या जो मैंने हाइपोथेसिस निकाली है वो ठीक भी है या नहीं। इसमें ये तो नहीं कि कोई मतलब फॉल्ट वगैरह रह गया। मैं अगर वो दोबारा रिपीट करेगा, उससे ये होगा कि उसके पास स्ट्रॉन्ग किस्म का रिजल्ट आएगा, ठीक है। मतलब जिसके अंदर मतलब चांसेस बहुत कम होंगे कि चांसेस फेलियर के चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। उसमें यही लिखा हुआ है इधर के टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस शुड बी supported again and again when the same type of research is repeated in other circumstances। मतलब जो उसने रिसर्च कर रहा है, अब वो क्या करेगा, उस रिसर्च को अगेन एंड अगेन उसके ऊपर क्या करेगा, उसको रिपीट करेगा। रिपीट करने से ये होगा कि उसके जो परफॉर्मेंस है, रिजल्ट का लेवल है, वो ज़्यादा ऊपर अप चला जाएगा और उसका फेलियर का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। रेप्लिक में ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस। अब प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन ये होती है कि अब आपने उसने हाइपोथेसिस कर लिया है। हाइपोथेसिस के बाद वो क्या करेगा, उसको एक सैंपल की शेप देगा, ठीक है। कि एक रियलिटी बेस्ड ना उसको सैंपल की शेप देगा, तो जो उसने चीज़ें फाइंडिंग की है उसको एक सैंपल बेस देगा। उसके अंदर प्रिसीजन बेसिकली जो है ना, वो बेसिकली उसका रिजल्ट है। उसके अंदर जहाँ पर वो एक सैंपल बनाएगा, सैंपल के अंदर वो ये बताएगा कि क्या चीज़ एग्जैक्टली है और क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर ना वैसे उन्होंने वहाँ पर स्टेप जो लिखे हुए हैं वो उन्होंने 5 लिखे हुए हैं। 5 के अंदर सिर्फ प्रिसीजन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने प्रिसीजन के साथ कॉन्फिडेंस का भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ने दोनों चीज़ों को डिफाइन करना है, ठीक है। प्रिसीजन के अंदर क्या होगा कि प्रॉपर रियलिटी बेस्ड काम होगा, उसके अंदर वो प्रॉपर एक सैंपल क्रिएट करेगा, ठीक है। अब प्रिसीजन का उन्होंने बताया और आगे उसने बताया हुआ है कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है, कॉन्फिडेंस के अंदर ये होगा कि अब उसने एक सैंपल बना लिया। सैंपल बनाने के बाद अब उसका आइडिया हो जाएगा कि जो मेरी एस्टिमेशन है वो कितनी करेक्ट है, ठीक है। अब उसको उसकी एस्टिमेट वो जो रिसर्चर हैं, वो रिसर्चर ये कहते हैं कि 95% मोस्टली यही होता है कि जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपका रिजल्ट जो होता है ना वो ट्रू होता है। 5% ऐसे चांसेस होते हैं कि जो आपके कॉन्फिडेंस के ऐसे चांस होते हैं कि जो रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। अब वो आगे उसने नीचे लिखा हुआ है कि जितना ज़्यादा आपका प्रिसीजन होगा और जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा ना, उससे ये होगा कि आपकी जो रिसर्च की इन्वेस्टिगेशन है उतनी ज़्यादा अच्छी होगी और वो मोर ज़्यादा यूजफुलनेस होगी, मतलब उसका वो ज़्यादा अथेंटिक किस्म की होगी, ठीक है। प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस ये दो चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। आप लोगों ने दोनों डिफाइन करने हैं, एक नहीं डिफाइन करना, ठीक है। ये प्रिसीजन वाली स्लाइड है, ठीक है। और ये आगे कॉन्फिडेंस वाली स्लाइड है। ये कॉन्फिडेंस वाली स्लाइड को भी आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है कि आपकी एस्टिमेशन कितनी करेक्ट है। उसके बाद आप लोगों ने ये बता देना है कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसे होता है कि 95% अगर आपका रिजल्ट
ट्रू आ रहा है और 5% अगर रॉन्ग आ रहा है तो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल है आपको, ठीक है। लास्ट में आप लोगों ने ये की पॉइंट लाजमी याद रखना है, हर रिसर्च के एंड में ये पॉइंट लाजमी लिखा हुआ होगा कि तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी ग्रेटर प्रिसीजन होगी, कॉन्फिडेंस होगा, तो उससे ये होगा कि आपकी रिसर्च भी मोर इन्वेस्टिगेशन जो होगी मोर यूजफुलनेस होगी, ठीक है, यूजफुल होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट है ना टॉपिक नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्टिविटी। अब आप लोगों ने क्या किया, हाइपोथेसिस कर ली, हाइपोथेसिस करने के बाद एक सैंपल बना लिया, सैंपल बनाने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, कंक्लूजन निकालनी है। कंक्लूजन निकालने के लिए आपके पास जो कंक्लूजन निकलेगी ना वो हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है। जो मतलब डाटा एनालिसिस करके आप लोगों ने प्रॉपर एक स्टेप चलाया, इंटरप्रिटेशन करके आप लोगों के पास जो रिजल्ट निकलेगा ना वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा, वो सब्जेक्टिव नहीं होगा। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। ये एमसीक्यूज भी पूछ सकती हैं, सर पूछ सकते हैं कि आप लोगों के पास जो कंक्लूजन आई है वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस होगा। उन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा होगा कि वो सब्जेक्टिव नहीं होगा और ना ही इमोशनल वैल्यूज बेस होगा, ठीक है। हमेशा वो क्या होगा, कंक्लूजन जो आएगी आपकी डाटा को एनालाइज करने के बाद वो होगी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब उन्होंने लास्ट में ये लिखा होगा कि जितनी आपकी रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिव डाटा होगा उससे ये होगा कि जो आपकी साइंटिफिक रिसर्च है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना ज़्यादा इजी होगा। द मोर साइंटिफिक आपकी जो रिसर्च होगी वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होगी और उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर ये होगा कि जो आपकी कंक्लूजन आई होगी ना वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होगी रिजल्ट डाटा एनालाइज करने के बाद। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप है जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी यार ये होती है कि आप लोगों ने ना एक रिसर्च को किया है, अब रिसर्च को ना आप लोगों ने मुख्तलिफ और जगहों पे जाकर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप जनरलाइजेबिलिटी के अंदर ये होता है कि उस चीज़ को जाकर ना आप उसका स्कोप, उस रिसर्च का स्कोप ना किसी और जगह पे जाकर भी चेक करते हैं। आप रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन में करने के बाद आप उसी रिसर्च को ना और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है कि जनरलाइजेबिलिटी रेफर्स टू द स्कोप ऑफ applicability of the research finding in one organization setting to other, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में तो आप लोग कर रहे हैं लेकिन वहाँ से आप मूव करके आप दूसरी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि आप लोगों के पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो ज़्यादा अच्छे आएंगे, रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आएगा, जो आपकी रिसर्च होगी वो ज़्यादा यूजफुल होगी, ठीक है। जनरलाइजेबिलिटी के अंदर क्या करना है, आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करना है, ठीक है। आपने देखना है कि आपकी रिसर्च का जो स्कोप है वो कितना है, ठीक है, ये चेक करना है। लास्ट जो आपके पास स्टेप होगा ना वो होगा पर्सिमोनी। अब पर्सिमोनी के अंदर क्या होता है, पर्सिमोनी जो होता है ना वो बेसिकली प्रॉब्लम्स के ऊपर से निकला है, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि आप लोगों ने जो रिसर्च कर ली, अब आपने हाइपोथेसिस बना लिया, हाइपोथेसिस के बाद उसका सैंपल क्रिएट कर लिया, उसका फिर आप लोगों ने कंक्लूजन निकाले, कंक्लूजन निकालने के बाद अब आप लोग ये एक्सप्लेन करेंगे स्टेप के अंदर कि भाई मेरे पास जो आंसर आया है वो उसके अंदर आप लोगों ने इसमें ये एक्सप्लेन करना है कि कौन से मुझे फिनोमिना, कौन से प्रॉब्लम्स आए हैं और उसका मेरे पास सोल्यूशन क्या है, ठीक है। पर्सिमोनी में आप लोगों ने ये बताना है कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना है, प्रॉब्लम के बाद उसका फिर सोल्यूशन भी बताना है कि इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है पर्सिमोनी में, ठीक है। इसको ये 8 स्टेप्स हैं और इसको आप लोगों ने एज इट इज़ वैसे ही याद करना है जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा दोबारा ओवरव्यू कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है कि आपके पास रिसर्च करनी है, रिसर्च के अंदर प्रॉपर आपके पास एम होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। रीगर के अंदर क्या होना चाहिए कि आपके पास प्रॉपर केयरफुलनेस के साथ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप लोगों ने रिसर्च करनी है। प्रॉपर एग्जैक्टिट्यूड के साथ आप लोगों ने कोई रिसर्च के क्या नाम है इन्वेस्टिगेशन करनी है, मतलब प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप है टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी के अंदर क्या है कि आप लोगों ने रैंडम सिलेक्शन करनी है एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। फिर आप लोगों ने उनके रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के बाद उनके लिए फिर आप लोगों ने हाइपोथेसिस क्रिएट करना है कि कौन सा हाइपोथेसिस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट को इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप है रेप्लिकेबिलिटी। इसके अंदर ये होता है कि जो आपकी हाइपोथेसिस है ना वो अपने उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करना है, ठीक है। हाइपोथेसिस तो कर लिया एक दफ़ा टेस्टेबिलिटी में, इसको क्या करना है रेप्लिकेबिलिटी के अंदर क्या करना है कि रिपीट करना है बार बार, ठीक है। रिपीट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि उसका सैंपल बनाना है। सैंपल बनाने के बाद फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो कितना अच्छा है, ठीक है, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल। फिर उसके बाद आपको जो कंक्लूजन निकलेगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा, ये याद रखना है। सब्जेक्टिव नहीं होगा और ना ही इमोशनल बेस्ड होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी जो रिसर्च की स्कोप है वो आपने चेक करनी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसी है और दूसरे में कैसी है, ठीक है। लास्ट हमारे पास स्टेप है कि इसके अंदर आपने जो प्रॉब्लम्स आए हैं प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करने के बाद उनका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालना है।
ये पार्सिमोनी स्टेप है। ये 8 स्टेप हैं, एज इट इज़ आप लोगों ने ऐसे लिखने हैं जैसे लिखे हुए हैं, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट टाइप सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने हल्का हल्का वैसे जो मेरे नॉलेज में था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब नेक्स्ट आगे स्लाइड है आपके पास, डिडक्शन एंड इंडक्शन। ये आप लोगों को छोड़ देनी है, यहाँ से कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल 2.1 भी नहीं करनी, छोड़ दो आप लोग इसको, यहाँ से कुछ नहीं पूछ लेगा। नेक्स्ट आपके पास ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइपोथेसिस डिडक्टिव मेथड। इसके अंदर 7 स्टेप्स हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी पूछ सकते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन में, या तो वो स्टेप्स 8 वाले पूछ सकते हैं, ये भी स्टेप पूछ सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि आप लोगों के पास 7 स्टेप्स हैं, एज इट इज़ आप लोगों ने ये भी ऐसे ही लिखने हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, कि आप लोगों के पास आइडेंटिफाई अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। मतलब एक मैनेजर है, मैनेजर को किसी तरह, मैनेजर ने कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो ये भी देख सकता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में सेल क्यों कम हो रही है, मतलब प्रॉपर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, जो मतलब एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। आइडेंटिफाई सबसे पहले हम लोगों ने करना है, आइडेंटिफाई अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। सबसे पहले आप लोगों ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा स्टेप है इसमें, डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मतलब आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस तरह की है, ऑब्जेक्टिव बेस है या सब्जेक्टिव बेस है, ठीक है, आप लोगों ने ये बताना है, ठीक है। तीसरा स्टेप है डेवलप हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आप लोगों ने बताना है, फिर उसके ऊपर हाइपोथेसिस करनी है। हाइपोथेसिस होता है कि यार आप लोगों ने कोई कंक्लूजन बनानी है, मतलब उसके ऊपर मुख्तलिफ आप लोगों ने प्रॉब्लम्स और वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करना है कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन से वेरिएबल हैं जिस वजह से ये हाइपोथेसिस आ रही है, ठीक है। अब वो हाइपोथेसिस 2 रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, या तो आपकी हाइपोथेसिस टेस्टेबल हो, जो हाइपोथेसिस आपकी आए वो उसको आप बाद में टेस्ट कर सकें। दूसरे नंबर पर जो आपकी हाइपोथेसिस है वो फॉल्सिफिएबल हो। फॉल्सिफिएबल का मतलब ये है कि आपकी हाइपोथेसिस इनकरेक्ट ना हो, ठीक है। मतलब उसको जितनी दफ़ा भी आपके हाइपोथेसिस को बार बार अगर वो चेक करें तो वो हमेशा करेक्ट ही उसका आंसर आए, ये ना हो कि वो एक दफ़ा करेक्ट आ जाए, दूसरी दफ़ा उसका आंसर फॉल्स आए, ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप है आपके पास डिटरमाइन मेजर। डिटरमाइन मेजर के अंदर यार ये चीज़ है कि आप लोगों के पास जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरी बेस्ड जो काम होगा ना वो हमेशा मेजरेबल होगा, और जो आप लोगों के पास ऑर्गेनाइजेशन की मतलब एम्प्लॉयज़ की जो क्वांटिटेटिव बेस्ड काम होगा ना वो हमेशा क्या होगा, क्या नाम है, मेजरेबल। वो मेजरेबल नहीं होगा। मेजरेबल के अंदर क्या है, मेजरेबल के अंदर ये कि जो आपके पास थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होगा ना वो हमेशा मेजरेबल होगा, और आपके पास जो क्वांटिटेटिवली बेस्ड जो काम आएगा ना वो कैन नॉट, उसको मेजर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ का रिस्पॉन्स कैसा है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। जो थ्योरी बेस्ड काम होगा उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने यही लिखा हुआ है इधर। नेक्स्ट आगे ये है कि आपने फिर डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के लिए आपके पास 2 सिस्टम होते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा होता है या क्वालिटेटिव डाटा होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। आगे है आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें डाटा एनालाइज करना। डाटा को किस तरह से मैंने एनालाइज करना है, कंबाइन करना है, ठीक है। फिर इसमें ये आपने करना है कि दोनों डाटा को, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को कंबाइन कर लेना है। कंबाइन करने के तो बाद, यार हाँ जी, ये हाइपोथेसिस के 7 स्टेप्स है ना? हाँ हाइपोथेसिस, इंडक्टिव डिडक्शन हाइपोथेसिस के 7 स्टेप्स हैं। मैं दोबारा इसको एक दफ़ा रिव्यू कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोगों को, जी उसके स्टेप हैं। ओके ओके। अब जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है। क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है? क्वालिटेटिव डाटा यार वो होता है जो आप लोग इंटरव्यूज या ऑब्जर्वेशन करके आता है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड देख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, ये है क्वालिटेटिव। मतलब जो इंटरव्यू जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा होता है? क्वांटिटेटिव यार डाटा वो होता है जो जो मतलब हम लोग कहीं किसी जगह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब हम लोग प्रॉपर एक लाइब्रेरी में जाएं, लाइब्रेरी के अंदर कोई बुक को रीड करें, वो है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव के अंदर कोई ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं या कोई इंटरव्यूज के थ्रू हम लोग डाटा, मतलब कोई बातचीत सुनकर हम लोग कोई डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है कि क्वांटिटेटिव के अंदर हम लोग डाटा क्या नाम है फिजिकली फॉर्म में नहीं होता, वो डाटा क्या नाम है फिजिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। या तो वो क्या नाम है किसी हमारे पास कोई बुक की सूरत में होगा, या कोई गवर्नमेंट का रिकॉर्ड पड़ा होगा, या कोई कंपनी का रिकॉर्ड पड़ा होगा, उसको हम रीड करके उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव डाटा,
ठीक है। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास स्टेप होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसके अंदर क्या करेंगे, जो आपके पास हाइपोथेसिस आई है, आप लोगों ने ये चेक करना है कि जो आपकी हाइपोथेसिस है वो करेक्ट भी है या नहीं है, ठीक है। करेक्ट अगर है तो उसके ऊपर, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो क्या करेगा रिसर्चर, उसके ऊपर प्रॉपर एक रिकमेंडेशन देगा। रिकमेंडेशन का मतलब ये होगा कि वो प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन देगा कि इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। मैं दोबारा इन स्टेप्स को रिपीट करता हूँ, ये 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आपके पास आइडेंटिफाई अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। सबसे पहले क्या करना है, मैनेजर ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखना है भाई इसको प्रॉब्लम क्या आ रहा है। दूसरे नंबर पे क्या करना है, डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो उसको प्रॉब्लम आ रही है उसने बताना है कि वो प्रॉब्लम किस तरह की है, किस टाइप की प्रॉब्लम है। तीसरे नंबर पे स्टेप है हमारे पास डेवलप हाइपोथेसिस। फिर उसने उसके ऊपर हाइपोथेसिस करना है। हाइपोथेसिस के अंदर क्या है, मैंने 2 चीज़ें बताई थी कि जो आपको हाइपोथेसिस का जो रिजल्ट आना चाहिए वो टेस्टेबल होना चाहिए और फॉल्सिफिएबल होना चाहिए। टेस्टेबल का मतलब ये कि जो चीज़ को दोबारा हम टेस्ट कर सकें। फॉल्सिएबल का मतलब ये कि जो इनकरेक्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे स्टेप ये है कि फिर अगर उसको हम मेजर कर सकें, ठीक है, जो आपके पास रिजल्ट है, ठीक है, मेजरेबल हो, ठीक है। मेजरेबल करने के बाद फिर आपने क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप है डाटा एनालिसिस। डाटा को एनालाइज कैसे करना है, फिर कंबाइन कर लेना है दोनों डाटा को, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को, ठीक है। लास्ट हमारे पास स्टेप है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के अंदर आपने ये बताना है कि जो आपके पास हाइपोथेसिस आए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने ये आंसर देना है उसमें। उसके बाद फिर ये कि जो मैनेजर है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, वो ये बताएगा कि आप लोगों के पास अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देगा, रिकमेंडेशन देगा कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए, ठीक है। ये जैसे 7 के 7 स्टेप हैं, इसको वैसे के वैसे ही एक्सप्लेन करना है। मैंने सिंपल बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कंसेप्ट दे दिए हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास इस चैप्टर में से तकरीबन डाटा कंप्लीट हो गया। और आगे आप लोग कोशिश करें कुछ भी ना करें, अगर आप लोग ये चीज़ें भी कर लेंगे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी बंदा बार बार मुझे फिर रिपीट ना करेगा भाई ये भी करना है, ये भी करना है। इस चैप्टर में से ना आप लोगों ने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये हॉलमार्क्स के 8 स्टेप्स करने हैं। और इसके अलावा ये जो मैंने आप लोगों के साथ हाइपोथेसिस के 7 स्टेप्स डिस्कस किए हैं ये करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग इस स्लाइड से बेशक कुछ ना करें, ठीक है। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो वो बेशक रीड कर ले, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं, वो थोड़ा सा आसान है, ये थोड़ा सा मुश्किल था 2 वाला चैप्टर। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं इसके अंदर साथ साथ नोट करते जाना है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो आ सकता है वो है ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया क्या होता है, और इसके इश्यूज भी पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि आप इसके 1 से 2 इश्यूज लिखें, ठीक है। 2 या 3 इश्यूज को डिफाइन करें साथ। ब्रॉड प्रॉब्लम क्या आ रही है, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया क्या होता है, या ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जो मतलब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई किसी चीज़ का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उसके दौरान आपको कोई प्रॉब्लम अचानक से नजर आता है तो उसको बोलते हैं ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। मतलब एक बड़ा किस्म का प्रॉब्लम होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें किस तरह के कौन कौन से इश्यूज फेस कर सकता है, इसमें एक बहुत 4 इश्यूज लिखे हुए हैं, आप लोग कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। पहला इशू ये लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर एग्जांपल करंटली कोई प्रॉब्लम आ सकता है और उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। करंटली कोई प्रॉब्लम आ गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको सॉल्व कैसे करना है, एक ये आप लोगों के पास लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे ये कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर है वो क्या नाम है, वो किस तरह से अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। एरिया दैट अ मैनेजर बिलीव दैट नीड टू बी इम्प्रूव्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें ये वो देखता है कि मैनेजर को कौन सी ऐसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। एक स्टेप ये है। दूसरा एक स्टेप ये भी है कि अगर आपको मतलब रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है वो इम्पीरिकल होना चाहिए, ठीक है। मुख्तलिफ इशूज़ फेस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग पहला इशू ये फेस कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करंटली क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैनेजर को कौन से मतलब इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। या तो आपके पास अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च का जो आंसर है वो इम्पीरिकली आ रहा है, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों ने इसमें 1 या 2 एक्सप्लेन कर देना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में सिंपल पूछ सकते हैं सर, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया क्या होता है और इसके कौन कौन से इश्यूज हैं। ये इसका इशू 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। इसमें से कोई भी 2 याद कर लो आप लोग, ठीक है। 2 कर लो या 3 कर लो, मैक्सिमम 3 कर लो या 2 कर लो, काफ़ी हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है, एग्जाम्पल 1-2 यहाँ से आप लोग कोई भी कर लें अगर आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आपके पास है एक दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है
कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ठीक है। और ये आप लोगों के पास यहाँ पर स्लाइड में दिया होगा, स्लाइड नंबर 8 के अंदर सेकेंडरी डाटा दिया हुआ है और 8 स्लाइड नंबर 9 में प्राइमरी डाटा दिया हुआ है। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये सेकेंडरी डाटा ये होता है कि जो आप लोगों को, सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है कि जो रिसर्चर को निकालना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। ऑलरेडी मौजूद होता है। वो कैसे मौजूद होता है कि या तो वो कोई गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अंदर मौजूद होगा, या वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, या कोई वेबसाइट से मिल जाएगा। मतलब आप उसको इजीली निकाल सकते हैं, मतलब आपको वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है कि जो ऑलरेडी मौजूद होता है और उसको, उसके लिए रिसर्चर को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर सर्चिंग नहीं करनी पड़ती, वो इजीली आपको कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। वो आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके अंदर आपके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड आ सकते हैं, लाइब्रेरी आ सकती है, उसके अंदर आपके पास वेबसाइट आ सकती है, इंटरनेट आ सकता है, और इसके अलावा ऑनलाइन डाटा या कोई बुक्स वगैरह आ सकती हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा क्या चीज़ है? अब प्राइमरी डाटा ये होता है कि जो सच डाटा गैदर फॉर द रिसर्चर फ्रॉम द एक्चुअल साइड ऑफ द इवेंट्स। मतलब इसमें ये होता है कि जो आपने डाटा है ना, वो किसी स्पेशल इवेंट्स के लिहाज से आपको वो डाटा ढूंढना पड़ता है। मतलब अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल आपने कोई डाटा निकालना है इंटरव्यूज़ के ऊपर, कि मैंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं, इंटरव्यूज़ के लिए मुझे क्या कौन से ऐसे एलिमेंट्स चाहिए, तो आप लोगों को उसके लिए स्पेशल एक बुक लेनी पड़ेगी इंटरव्यूज़ के ऊपर। उसको आप रीड करेंगे, उसके बाद आपको प्राइमरी डाटा मिलेगा। प्राइमरी डाटा मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद नहीं होता, इसको आप खुद सर्च करते हैं। एक रिसर्चर है, खुद सर्च करके उसको उस इवेंट के लिहाज से उस डाटा को वो उस डाटा का रिजल्ट निकालता है। वो या तो कोई लेटर पढ़ लेगा, या मतलब कोई डायरीज वगैरह को रीड करेगा, या कोई इंटरव्यूज वगैरह का नॉलेज लेगा। मतलब इसमें ना यार ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। इसकी ये देखो, प्राइमरी का ये डेफिनेशन लिखी हुई है, प्राइमरी के अंदर, और सेकेंडरी के अंदर ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब ये वाली डेफिनेशन याद ना करने लेना, पीछे भी लिखी हुई है कि डाटा गैदर थ्रू सच एग्जिस्टिंग सोर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। बच्चे कुछ ये भी दिखाएंगे, ये वाली डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन 8 और 9 स्लाइड के अंदर है। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की अगर पूछ लेते हैं कि डिफरेंस सर पूछ लेते हैं, तो आप लोगों ने 2 नंबर के अंदर ये एक्सप्लेन कर देना है। ये प्राइमरी का दे देना है और डेफिनेशन, और इसकी एग्जांपल दे देनी है, और इसके साथ सेकेंडरी की डेफिनेशन और इसके नीचे एग्जांपल्स मुख्तलिफ दी हुई हैं कि ऑनलाइन, इंटरनेट, वेबसाइट, गवर्नमेंट रिकॉर्ड, मतलब कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास 2 डाटा इसकी टाइप। इसके बाद है आपके पास तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है? तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के पास लिटरेचर सर्वे क्या होता है। लिटरेचर सर्वे क्या होता है? इसका कोई कंसेप्ट तो ज़्यादा नहीं है। लिटरेचर सर्वे यार वो होता है कि मतलब एक प्रॉपर सर्वे किया होता है, जो कि पब्लिश फॉर्म में भी होता है और अनपब्लिश फॉर्म में भी होता है, और वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा होता है। जो लिटरेचर सर्वे होता है ना, वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा होता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा वो होता है कि मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पड़े होते हैं, या ऑलरेडी इंटरनेट होता है, जैसे वेबसाइट होती हैं। ये इन चीज़ों को बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, ठीक है। जो आप लोगों को कलेक्ट नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। लिटरेचर सर्वे क्या होता है कि आप लोग, ऐसा सर्वे होता है कि मतलब जो पब्लिश्ड फॉर्म में भी होता है और अनपब्लिश्ड फॉर्म में भी होता है, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा होता है किसी मतलब स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो एक रिसर्चर है वो क्या नाम है इन्वेस्टिगेट करता है। ये जैसी डेफिनेशन लिखी हुई है आप लोगों ने एज इट इज उसको याद कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर 2 फॉर्म्स हैं कि लिटरेचर सर्वे का डाटा कहाँ से हम ले सकते हैं। एक लाइब्रेरी से मिल सकता है, या एक ऑनलाइन हम लोग इंटरनेट से उठा सकते हैं। उसके लिए हमें लाइब्रेरी वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के पास। पहला मैंने बता दिया वो आप लोगों को ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया और उसके इश्यूज, और दूसरा बता दिया प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। अब तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के पास 5 नंबर का भी बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट तो नहीं है, थोड़ा सा लेंथ सर बना सकते हैं इसको, 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का भी बना सकते हैं, लेकिन वो आएगा तो नहीं। लेकिन सर ने ये बताया था कि अगर मैं पूछ लेता हूँ लिटरेचर सर्वे के रीजंस क्या हैं या एडवांटेजेस क्या हैं, अगर रीजन सर पूछ लेते हैं या एडवांटेजेस पूछ लेते हैं तो वो एक ही चीज़ है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये 6 स्टेप्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये देखो 1 से लेकर स्लाइड नंबर 14 और 15 के अंदर 6 स्टेप्स हैं, और ये उसके रीजन भी हैं लिटरेचर सर्वे के, और एडवांटेजेस भी हैं। तो अगर सर पूछ लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ लिटरेचर सर्वे लिखें, तो ये 6 के 6 स्टेप्स आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। अगर वो सर पूछ लेते हैं रीजंस, तो रीजंस के अंदर भी यही आएंगे और एडवांटेजेस के अंदर भी यही आएंगे। ये एज इट इज ऐसे ही लिखने पड़ेंगे, इसमें मतलब कोई खास कॉन्सेप्चुअल नहीं है चीज़ें। सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को फाइंड करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और हाइपोथेसिस के थ्रू आप लोगों ने हेल्प लेनी है।
उसके बाद आपके पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आना चाहिए वो प्रिसीजन और क्लियर हो, जो आपके पास स्टेटमेंट लिखी हो वो क्लियर बेस हो। तीसरे चौथे नंबर पे ये लिखा हुआ है कि टेस्टेबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द करंट रिसर्च आर इनहैंस्ड। मतलब आप टेस्टेबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी स्टेप्स को फॉलो, रेप्लिकेबिलिटी को करते हुए आप रिसर्च को इनहेंस कर सकते हैं। अपनी जो रिसर्च है, रिसर्च के अंदर जो फाइंडिंग कर रहे हैं, किस चीज़ का फाइंड कर रहे हैं, तो उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये कि पांचवा स्टेप ये है कि आप लोग मतलब रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, रिस्क को ठीक है। सिक्स स्टेप आपके पास जो ये है कि जो आपके पास इन्वेस्टिगेशन करने से जो आंसर आएगा वो रेलिवेंट और सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ठीक है। ये एडवांटेजेस हैं इसके। सिक्स स्टेप्स हैं, ये आप लोगों ने एज इट इज लिख लेने हैं। इसके बाद है एक और शॉर्ट क्वेश्चन कि आप लोगों ने अगर लिटरेचर के सर्वे कंडक्ट करवाने हैं तो उसके लिए आपको पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इसमें 3 स्टेप्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं कि आप लोगों ने एक लिटरेचर सर्वे कंडक्ट करवानी है, सर्वे कंडक्ट करवाना है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए, कौन से स्टेप्स की नीड होती है। फर्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि आप लोगों ने पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल से क्या नाम है डाटा लेना है। दूसरा स्टेप क्या है कि आप लोगों ने सबसे पहला स्टेप ये कि पब्लिश और अनपब्लिश मटेरियल है जो आपने अपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि जो आपका टॉपिक है उसके मुताबिक आपने पब्लिश और अनपब्लिश मटेरियल देखना है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों ने डाटा क्या नाम है अपने पास इकट्ठा करना है। वो आप लोगों ने या तो लाइब्रेरी से इकट्ठा कर सकते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट से इकट्ठा कर सकते हैं। लास्ट स्टेप आपके पास क्या है कि फिर आपने क्या करना है, लिटरेचर सर्वे को लिख देना है, ठीक है। राइटिंग ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर सर्वे क्या होता है यार, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड मतलब है, ये हमारा मतलब टॉपिक नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा ही है वैसे, सिंपल एज इट इज आप लोगों ने ऐसे इसको फॉलो करना है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल देखना है कि अवेलेबल है आपके टॉपिक के ऊपर या नहीं है। दूसरा स्टेप आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने डाटा निकालना है, मतलब डाटा मतलब अपने पास इकट्ठा करना है, कलेक्ट करने के लिए आपके पास आपको या तो लाइब्रेरी जाना पड़ेगा या तो ऑनलाइन निकल आएगा, ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू। तीसरा स्टेप ये है कि आप लोगों ने फिर आपने जो लिटरेचर रिव्यू है उसको लिख देना है, ठीक है। ये आप लोगों के पास ये 3 स्टेप्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं, ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के पास जो डाटा है वो कहाँ से आप निकाल सकते हैं। सर ये भी पूछ सकते हैं कि आप लोगों के डाटा के रिसोर्सेज कौन कौन से मौजूद हैं, तो कहाँ से आप डाटा निकाल सकते हैं। ये सिंपल जैसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं वैसे निकाल सकते हैं। आप लोग इसमें लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक से निकाल सकते हैं, इंटरनेट से निकाल सकते हैं, मैगजीन को रीड करने से निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर को रीड करने से निकाल सकते हैं, कोई थीसिस को रीड करने से निकाल सकते हैं, कोई मतलब रिपोर्ट्स को पढ़ने से निकाल सकते हैं। कोई भी 5 से 6 7 स्टेप्स लिख देने हैं आप लोगों ने कि आप लोगों डाटा कहाँ से निकाल सकते हैं, डाटा के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्लाइड नंबर 18 आगे हम चले जाते हैं, सर्चिंग फॉर लिटरेचर व्यू। इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर्म्स ऑफ डाटाबेस, आपके पास कितनी फॉर्म्स की डाटाबेस होती हैं, ठीक है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछेंगे सर के। टाइप्स के अंदर पूछ सकते हैं कि डाटाबेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। पहली है बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस। अब बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस क्या होता है। बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस यार ये होता है कि जैसे एक आर्टिकल है, आर्टिकल छपता है, आर्टिकल जैसे वो पब्लिश करते हैं तो आर्टिकल के लिए क्या करना पड़ता है उनको। सबसे पहले तो ये करना पड़ता है कि उसके ऊपर ऑथर का नेम लिखना पड़ता है, बुक का नेम लिखना पड़ता है। उन लोगों ने ये भी लिखा होता है कि ये मैं कब मैंने पब्लिश किया है, उसके ऊपर ईयर लिखना पड़ता है, उसके ऊपर पेजेस नंबर भी लिखने पड़ते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेस। एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेस ये होता है कि जिसके अंदर आपने पूरे आर्टिकल की समरी लिखी होती है। मतलब अगर आपने एक आर्टिकल पब्लिश करवाना है तो उसके स्टार्ट के अंदर अगर आप पहला या दूसरा पेज ओपन करें तो उसके अंदर उन्होंने पूरे आर्टिकल जो बुक जिस टॉपिक के ऊपर बुक बनी हुई है उसकी एक समरी उन्होंने एक पेज के ऊपर लिखी होती है। पहला या दूसरा पेज होता है कोई बुक का, उसके अंदर उन्होंने उसके अंदर लिखा होता है प्रेफरेंस या इस तरह करके नेम यूज़ किया होता है। उसके अंदर उसकी मतलब जितने भी बुक है बुक की प्रॉपर एक समरी वगैरह लिखी होती है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेस। लास्ट आपके पास होता है, लास्ट टाइप होती है फुल टेक्स्ट डाटाबेस। फुल टेक्स्ट डाटाबेस वो होता है कि जिसके अंदर पूरा फिर टॉपिक आ जाते हैं बुक के आगे, फिर जिसके अंदर मतलब जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो उसके अंदर वो जो आपके पास प्रॉपर सारा जो मटेरियल है ना आर्टिकल का वो आ जाता है फुल टेक्स्ट डाटाबेस के अंदर। मतलब इसके 3 टाइप्स हैं, एज इट इज आप लोगों ने वैसे याद कर लेनी है, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस, एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेस और फुल टेक्स्ट डाटाबेस, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि ऑनलाइन सर्च के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं।
ऑनलाइन अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, ये आप लोगों के खुद भी माइंड में होगा यार। इसमें ऑनलाइन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा आप लोगों को पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, मतलब लाइब्रेरी नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती। आप लोग इजीली ऑनलाइन सर्च करते हैं आप लोग और वहाँ से आप अपना डाटा निकाल लेते हैं। कोई भी एडवांटेजेस इसमें लिख सकते हैं, 4 एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, एज इट इज ये लिख लो या कोई और नेट से निकाल के आप लोग सर्च करके लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे स्लाइड नंबर 21 आ जाए, ये छोड़ दें, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, यहाँ से कुछ नहीं करना, 28, 29, ठीक है। नेक्स्ट आगे पास एक है 32 स्लाइड, ये एमसीक्यूज के लिए पूछ सकते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है। जो आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है कि आप लोगों के पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होनी चाहिए, प्रीसाइज होनी चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यार वो होती है कि जो एक रिसर्चर है, रिसर्चर जिसको रीड करने के बाद रिसर्चर को ये पता चलता है कि किस तरह का इशू है ये, ठीक है। एक डाटा रिसर्चर विशेस टू इन्वेस्टिगेट, मतलब ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको एक रिसर्चर इजीली पढ़ सके और पढ़ के उसको पता चल सके कि भाई इशू क्या है, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब ये एक एमसीक्यूज में भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं या एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए आपके पास कौन से 3 क्राइटेरियाज होने चाहिए, ठीक है। जो आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए उसके लिए आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो रेलिवेंट होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। ये 3 स्टेप्स हैं, आप लोगों ने एज इट इज याद कर लेना। रेलिवेंट होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। 33 स्लाइड हो गई, 34 छोड़ दो, 5 छोड़ दो, यहाँ से कुछ नहीं करना आप लोगों ने। और इसके अलावा आप लोग आ जाएं लास्ट वाली स्लाइड के ऊपर, लास्ट वाली 56 वाली स्लाइड के ऊपर। 56 वाली स्लाइड आपके पास है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल के लिए आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं रिसर्च प्रपोजल के लिए। ये आपके पास जो जो से एलिमेंट्स हैं वो आप लोगों ने कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं रिसर्च प्रपोज करने के लिए। एक रिसर्च करनी है तो उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की नीड होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने पर्पस क्या है मेरी स्टडी का। फिर उसके बाद आप लोगों ने स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। फिर आप लोगों ने देखना है मेरी स्टडी का स्कोप क्या है, उसका रेलिवेंस क्या है। फिर आपने अपने रिसर्च को एक डिज़ाइन देना है। डिज़ाइन देने के बाद आपने उसको टाइम देना है कि कितने टाइम में मैंने ये रिसर्च की है। फिर उसके बाद देखना है कि मुझे कितना बजट या कॉस्ट आई है इसके ऊपर। और लास्ट आपके पास स्टेप है सिलेक्टेड बिब्लियोग्राफी। ये एलिमेंट्स हैं कुछ रिसर्च प्रपोजल के, ठीक है। ये एज इट इज़ जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही याद कर लेने हैं। इसके अलावा आगे कुछ नहीं है। आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, स्लाइड भी कंप्लीट हो गई। मैं दोबारा ओवरव्यू कर देता हूँ कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया और इसके इश्यूज। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है लिटरेचर सर्वे की डेफिनेशन और इसके एडवांटेजेस ये लॉन्ग में पूछ सकते हैं। ये 6 एडवांटेजेस हैं, अगर शॉर्ट में पूछ लेते हैं तो 2-3 लिखते हैं आप लोग। इसके बाद आप लोगों के पास कंडक्टिंग द लिटरेचर सर्वे, ये चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है कि मतलब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद आपके पास 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है कि डाटा के रिसोर्स कहाँ से ले सकते हैं हम डाटा, ठीक है। ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लिटरेचर सर्वे, कहाँ से हम कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, बिब्लियोग्राफिक, एब्स्ट्रैक्ट एंड फुल टेक्स्ट डेटाबेस। उसके बाद 7 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है ऑनलाइन सर्च के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, ठीक है, 7 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट में आप लोग आ जाएं तो आप लोगों के पास की क्राइटेरिया कौन कौन से होना चाहिए कि रेलिवेंट होना चाहिए, फिजिबल एंड इंटरेस्टिंग, ये है 8वां शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके अलावा आगे कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। टोटल 8 से 9 शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास इस टॉपिक से, और ये बहुत आसान टॉपिक है और ये आप लोगों का कवर हो जाएगा। अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दो। किसी का कोई सवाल है तो बता दें मुझे। क्लियर हो गया आप लोगों को यार। जो 2 चैप्टर्स हैं और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने हॉलमार्क्स के 8 मेथड्स और उसके अलावा वो हाइपोथेसिस के 7 स्टेप्स अच्छे से करने हैं। और यहाँ पर मैंने 8 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं।